today's video, we are going to discuss about Coulomb's law in electrostatics. इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और इंडक्शन के बारे में पढ़ा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में रहते हैं और पॉइंट चार्जेस रहते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ पे, जो कि एक बहुत ही बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसमें कूलम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजें पहले की जान लेते हैं। देखिए, जब कोई चीज हमें नहीं पता होती है तो हम पहले की चीजों से उसको कोरिलेट करते हैं। तो इस लॉ को डिस्कवर करने के पहले हमारे पास एक लॉ था जिसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया, जिसमें हमारे पास दो बॉडीज थी, ए एंड बी। इसका मास m1, इसका मास m2 और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस थी r। तो ये हमने देखा कि इनकी मास की वजह से यहां पे एक फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। तो ये हमने देखा कि दो बॉडीज जिनके पास मास है और किसी डिस्टेंस पे वो सेपरेट की गई है, तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जो डिपेंड करता है उनके मासेस पे। सिमिलरली यहीं से इंस्पायर होके इसी कॉन्सेप्ट को लेके कूलम ने अपना लॉ डिस्कवर किया। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे यहाँ पे दो बॉडीज थी, यहाँ पे इन्होंने दो चार्जेस लिए, Q1 एक चार्ज था और दूसरा चार्ज था Q2, और सेम उनके बीच की डिस्टेंस उन्होंने R ली। अब यहाँ पे उन्होंने फोर्स को फाइंड करने की कोशिश की, जो हमें ग्रेविटेशनल लॉ से, इस फोर्स के कॉन्सेप्ट से कुछ आइडिया था। तो उन्होंने ये देखा कि दिस फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस separated by this distance, is proportional to the product of the magnitude of the charges, and the force was found inversely proportional to the square of distance between them। यहां तक की चीजें तो सेम थी, इन दोनों को कलेक्टिवली वो लिख के F is proportional to Q1 Q2 upon R²। ये सारी चीजें तो हमारी सेम जा रही थी। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो उन्होंने इस पे देखा कि किस तरह का कांसेप्ट या किस तरह का कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डील कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि जो कांस्टेंट यहाँ पे है वो मीडियम से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू मीडियम। उन्होंने ये देखा कि F is equal to K Q1 Q2 upon R²। Well, K is a constant जिसको उन्होंने कूलम्स कांस्टेंट कहा या और भी कई नामों से जाना जाता है। तो K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये देखिए। K की वैल्यू जब एयर या वैक्यूम में फाइंड की गई तो K की वैल्यू आई K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। नॉट हम यूज करते हैं एयर या वैक्यूम के लिए, अगर कोई और मीडियम होगा तो यहाँ पे हम मीडियम की इस वैल्यू को लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R²। और इस फॉर्मूले को हमने कहा कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि ये फोर्सेस चार्जेस की वजह से लग रही है और वो चार्ज हमारे स्टैटिक कंडीशन में है, इसलिए इस फोर्स को हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब यहां पे देखिए, वहां पे हमारे पास जो कांस्टेंट था दैट वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बताई गई। अब यहां पे हम इस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस
परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि ये किसी चीज को परमिट कर रहा है, जिस चीज को ये परमिट कर रहा है वही मीडियम की परमिटिविटी हो गई। अब देखिए क्या होता है कि ये हमारे पास एक मीडियम है, सपोज कीजिए ये, तो ये परमिटिविटी ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना उस मीडियम में परमिट होंगी, वो मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सके। तो इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना वो मीडियम परमिट करेगा, इसी एबिलिटी को हम कहते हैं परमिटिविटी। तो ये वैल्यू जो है एयर के लिए अलग होगी, बाकी मीडियम्स के लिए अलग होगी। अच्छा, कलेक्टिवली 1/4πε0 इसकी वैल्यू जो है ये फाइंड की गई 1/4πε0 दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। अच्छा, अब देखिए यूनिट हम यहां से कैसे लेके आते हैं, इस कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 इज इक्वल टू f r² / q1 × q2। सो इस पूरे की वैल्यू हमें चाहिए, यूनिट चाहिए, ये हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, यहां तक की चीजें तो हो गई। अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे ये वैल्यू 4π क्यों आई? 4π का कुछ सिग्निफिकेंस है। हम यहां पे 2π भी ले सकते थे, सिर्फ पाई भी ले सकते थे, लेकिन यहां पे हमने इसकी वैल्यू 4π क्यों ली? देखिए ध्यान दीजिए, हम यहां पे डील कर रहे हैं, ये जो चार्जेस हैं दीज आर पॉइंट चार्जेस, और ये स्टैटिक कंडीशन में है। तो कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसके चारों तरफ जो डायरेक्शंस हैं, जो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, दैट आर 4π। तो इसके चारों तरफ जो पॉसिबल डायरेक्शन है दैट इज 4π, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन सिर्फ एक होगा, फिक्स होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डायरेक्शन आउट ऑफ 4π पॉसिबल डायरेक्शंस, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 1/4π। तो ये चीजें हो गई हमारी बेसिक जो कूलम्स लॉ के से रिलेटेड थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, वो फोर्स कैसे लगाएंगे एक दूसरे पे। देखिए ये देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, दिस वन इज q1 एंड दिस वन इज q2। इनके बीच की डिस्टेंस हमने ले ली। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब देखिए क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और क्योंकि दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगा। दैट मींस दिस चार्ज इज applying a force on this charge in this direction, and that force is F21। F21 का मतलब ये हो गया कि force on charge 2 due to 1, and this is along this direction। Similarly ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, नेचर वही है, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो यहां जो फोर्स लगेगी that force is known as F12, और इसकी डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स हमारी x न्यूटन हो गई, तो ये भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस पे। लेकिन फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम डायरेक्शन भी उसको कंसीडर करेंगे। इसकी डायरेक्शन इधर लग रही है, इसकी डायरेक्शन इधर लग रही है। तो हमने ये पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया था कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड,
बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट। तो इससे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1, मींस मैग्नीट्यूड is same but direction opposite। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के एक्ट करेंगे। अच्छा अब देखिए, ध्यान दीजिए यहां पे, अगर ये चार्ज इस पे x न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पे x न्यूटन फोर्स लगा रहा है और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मींस इस पूरे सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। सो वी कैन से F net on this system is 0. So if the net force on a system is 0, तो हमारे पास एक कंक्लूजन है, यहां से हम ये बताते हैं कि लीनियर मोमेंटम is conserved। लीनियर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? कंजर्व इफ द टोटल नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0। अच्छा यहां से एक दो बातें और हैं, ये जो फोर्स हमारा लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों बॉडीज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगी दैट फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जो लाइन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसी पे हमारे दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे। इससे कंक्लूजन और ले सकते हैं हम। कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, Q1 Q3 में इधर लग रहा है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन होंगे। यहां से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि दो बॉडीज, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किसी भी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होगा। नेट जो चार्ज है उस पे दैट मे अफेक्ट बट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। ठीक है, तो यहां से हमारा ये आ गया कि लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो जाएगा और ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, F net 0 हो गया, लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो गया। इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास रेस्ट कंडीशन मींस मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट कंडीशन में दो चार्जेस हैं, एक ये बॉडी है 2 kg और ये दूसरी बॉडी है 4 kg। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस, इस पे 2 कूलम चार्ज है, इस पे 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 kg 4 kg दो बॉडीज हैं, एक ये हो गया एक भी हो गया, इस पे चार्ज 2 कूलम है, इस पे चार्ज 5 कूलम है, डिस्टेंस दी हो या ना दी हो। ये जो है हमारा किस कंडीशन में है? एट रेस्ट। अच्छा ये रेस्ट कंडीशन में है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है। आफ्टर सम टाइम ये जो बॉडी है 2 kg और ये जो बॉडी है B 4 kg, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी। इस पे चार्ज कितना है 2 कूलम, इस पे चार्ज कितना है 5 कूलम। अच्छा अब देखिए हमारा ये सिस्टम क्या बन गया, एक्शन और रिएक्शन का एक पेयर बन गया, जहां पे नेट चार्ज क्या हो रहा है, सॉरी नेट फोर्स जो है वो 0 लग रहा है। तो नेट फोर्स जब 0 लगेगा तो हमने ये बताया कि लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि पहले सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम दैट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम देखिए क्या होगा,
इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इस बॉडी की वेलोसिटी है और ये इस बॉडी की वेलोसिटी है। इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम जो है माइनस ले ले रहे हैं क्योंकि दोनों डायरेक्शंस अलग होंगे। अब फाइनल जो हम मोमेंटम निकालेंगे P फाइनल, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, सो दैट बिकम्स -4 into 2 plus its velocity is v into mass is 4. Okay, so since we know that pi is equal to pf, that means this is the value of pf minus a plus 4v is equal to 0 because initial momentum is 0. So when we solve it, 4v is equal to 8 or v is equal to 8 by 4, that is 2 meter per second. So this v is 2 meter per second in this direction. तो इस तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे किए जब हमारी नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें दो बॉडीज दी हुई हैं Q1 एंड Q2। ये एक बॉडी है Q1 और एक बॉडी ये है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज 1 मीटर एंड F फोर्स जो है दैट इज मिनिमम, मींस मिनिमम फोर्स इज गिवन and two charges are given and distance is 1 meter. So we have to find the magnitude of Q1 and Q2. देखिए ध्यान दीजिए, अर्लियर क्लास में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि चार्ज किसी भी बॉडी पे जो होगा दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है दैट इज E। अगर 0 हो जाएगा तो फोर्स लगेगी नहीं, फोर्स मिनिमम है। मिनिमम फोर्स और 0 फोर्स में फर्क है। मिनिमम फोर्स के लिए हमारे पास Q1 भी मिनिमम होना चाहिए और Q2 भी मिनिमम होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है, बन दिया हुआ है। इसका मतलब वी हैव Q1 is equal to Q2 is equal to E. In such a case the force will be minimum. कंडीशन आपको निकालनी थी, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। Q1 is equal to Q2। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा इस फंडा पे कि हमारे चार्जेस निकालने हैं जब फोर्स मिनिमम दी हुई है हमें और डिस्टेंस कितनी दी है 1। तो अभी तक हमने दो न्यूमेरिकल ट्राई किए और दोनों न्यूमेरिकल में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ वेक्टर। वेक्टर के बारे में देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है सो वी हैव टू डील विद द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये कूलम फोर्स जो हो गई, जो फॉर्मूला आ गया इसका, इसमें भी डायरेक्शन हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन को ध्यान देने के लिए हमारे पास वेक्टर्स है। तो वेक्टर में सबसे पहले आपने पढ़ा है कि r जो रिजल्टेंट होता है दैट इज ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इससे निकलता है। इस पे हम सर्टेन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस ये है कि if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 होगा तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपली a प्लस b का होल स्क्वायर होगा और बाहर आएगा तो a प्लस b हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं पहला रिजल्टेंट if थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो हमारा वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस b, दैट इज द रिजल्टेंट।
अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अगर थीटा वाला 180 होता है तो 180 डिग्री में cos 180 की वैल्यू -1 होती है, दिस बिकम्स a minus b whole square। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सेकंड केस में, if theta is equal to 180 degree then resultant is equal to a minus b, ये हो जाएगा। अच्छा, थर्ड केस में हम ध्यान देते हैं, अब कुछ स्पेशल केसेस इसमें देखते हैं। स्पेशल केस में ये है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल है, मींस सपोज वी हैव a वेक्टर का जो मॉड है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, मींस द मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट a इज नॉट इक्वल टू b, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, अगर हमारे पास सपोज कीजिए इसी तरह से ये एक फोर्स है F, ओके, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है हमारा यहाँ पे F, इनके बीच में एंगल अगर 120 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट इसी तरह से हम निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह के केस में रिजल्ट आ जाएगा R इज इक्वल टू F, ये आ जाएगा F। और इसी केस में अगर हमारे पास एंगल होता है 90 डिग्री और ये सब सेम होते हैं तो R आ जाएगा √2F। और अगर कोई जनरल एंगल होता है हमारे पास, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक जनरल एंगल है थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 2a cos θ/2। तो ये सारे हमारे शॉर्ट फॉर्म हैं जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं, 11th में जब हमने डिस्कस किया था, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डीप में स्टडी की है। बट ये रिजल्ट्स जो हमारे हैं, इन रिजल्ट्स को अगर आप याद रखेंगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस इस पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज देयर इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए और ए। इस पोजीशन पे मान लीजिए ये पोजीशन हमारी 1 है, ये पोजीशन 2 है, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4। दिस इज द पोजीशन ऑफ द एंड्स। यहां पे एक चार्ज है +q, यहां पे भी चार्ज है +q, यहां पे चार्ज है +q और ये भी है +q। We have to find the net force on this, on the charge which is situated at point 4 due to the other 3 charges। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो फोर्सेस लगते हैं चार्जेस के बीच में, they act along the line joining the charges। तो हम देखते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे फोर्स कैसे लगेगा। इन दोनों का नेचर सेम है, रिपल्सिव होगा, तो ये जो है इस पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F is equal to K Q into Q, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, A स्क्वायर, ये लग गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो चार्ज है हमारे पास, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये भी फोर्स हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है हमारे पास चार्ज, इस पे जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ओके, इसको F डैश कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगी हमारी A √2 हो जाएगी। A √2 जब हो जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर, ये हो गया 2A स्क्वायर। अब देखिए तीनों फोर्सेस को हमने निकाल लिया। अब इस पे नेट फोर्स जो लगेगी, पहले हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए F की मैग्नीट्यूड सेम है दोनों में, तो मैग्नीट्यूड सेम है और ये एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला हम यूज करेंगे, दैट इज √2f।
तो ये जो है इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी √2f आ जाएगी। अच्छा, ये इस पे कैसे एक्ट करेगी, एंगल जो हम निकालते हैं, डायरेक्शन जो निकालते हैं, दैट इज यूजुअली θ/2। तो थीटा यहां पे कितना है हमारा 90 डिग्री है, तो ये 45 पे एक्ट करेगा, तो ये वैल्यू आ गई यहां पे। अच्छा, अब देखिए ये फोर्स, ये दोनों तो रिजल्टेंट आ गया। अब इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है, एंगल जीरो होता है, तो दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो दोनों फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट रिजल्टेंट इज √2f डैश प्लस f डैश। तो √2f का मतलब हो गया √2f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, k q² प्लस f डैश की वैल्यू कितनी आ गई थी, k q² अब इसको आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं कुछ कॉमन लेके। तो बेसिकली ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से फोर्स लगेगा। देखिए इनके बीच की डिस्टेंस a नहीं होगी, क्योंकि ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये डायगोनल है, और डायगोनल को पाइथागोरस से निकालेंगे तो a√2 आएगा। तो ये हमारा वैल्यू आ गई, और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे एंगल 0 था, 0/2 का मतलब 0 ही हो गया। तो इसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो वो आएगा। एक और देखते हैं इस पे, एक और क्वेश्चन ये है, स्क्वायर का ले लेते हैं, बोर्ड में आया हुआ है, कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी जनरली आ जाता है। उसमें क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, देखिए ये एक स्क्वायर है, सेम यहां पे चार्ज q है, यहां पे चार्ज q है, ये q है, ये q है। जब नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब सब पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस x है, साइड x ले लीजिए x। अच्छा, इसके सेंटर में यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है q, कैपिटल Q। हमें पूरा नेट फोर्स q पे निकालना है ड्यू टू द अदर फोर चार्जेस। बताइए कितना होगा। देखिए अगर इन दोनों के आप फोर्स निकालेंगे, इन दोनों पे फोर्स कितना लगेगी, इस डायरेक्शन में। ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगी, अच्छा इस पे और इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये भी डिस्टेंस x है, इसका मतलब इस फोर्स को ये फोर्स कैंसिल कर देगी। सिमिलरली यहां से यहां जो फोर्स लग रही है उसको ये फोर्स कैंसिल करेगी। इसका मतलब इस पे जो चारों फोर्सेस लग रही थी वो दो पेयर फॉर्म कर ली, जिसमें हर एक फोर्स एक दूसरे फोर्स को, अपोजिट फोर्स को कैंसिल कर देगी। सो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कैपिटल Q चार्ज ड्यू टू अदर फोर चार्जेस इन दिस कंडीशन इज 0। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और ले लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर, ये A, B एंड C। यहां पे एक चार्ज है +Q, यहां पे भी चार्ज है +Q, और यहां पे भी चार्ज है +Q। ठीक है, हमें क्या करना है, इस +Q पे जो C पे है चार्ज, इस पे इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी x हो गई, ये x हो गई, ये x हो गई, क्योंकि ये ट्रायंगल जो हमारा ये इक्विलेटरल दिया हुआ है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इस पे जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F = K Q/x², दैट इज K Q²/x²। इस डायरेक्शन में ये और ये इस पे जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, जितना हुआ है K Q²/x²। अच्छा, अब ये फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, और हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना।
तो नेट फोर्स निकालने के लिए दो फोर्सेस आ गई हैं, उनका रिजल्टेंट हम निकाल लें तो हमारे पास क्या होगा कि फाइनल नेट फोर्स आ जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या जनरली आप थीटा समझ लीजिए, यहाँ पे थीटा। ये कंडीशन आ रही है, ये वाली कंडीशन, दो फोर्सेस इक्वल हैं और उनके बीच में थीटा एंगल है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जो हो जाएगा दैट इज 2a, a की जगह 2f cos 60/2 थीटा बाई 2। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 2f कितना है k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर cos 60 that means cos 60 की वैल्यू सॉरी cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। सो ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया k √3 q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, किस डायरेक्शन में लगेगी थीटा बाई 2, मतलब ये रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो हम कूलम्स लॉ पे कर रहे हैं, जिससे हमको कूलम्स लॉ किस तरह अप्लाई करते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए सिमिलरली हमारा जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए हैं, इसी तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, थोड़ा सा चार्जेस के नेचर को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये डिस्टेंस x है, ये x है, ये x है। यहां पे चार्ज है +q, यहां पे चार्ज है +q और यहां पे चार्ज है -q, ठीक है। पहले में क्या था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, निकाल हमें सीख रहे हैं नेट फोर्स। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ये इस पे जो फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगेगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अट्रैक्शन होगा, फोर्स रिपल्शन नहीं होगा, तो इनकी जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर एंगल हमारा 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री एंगल होगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा फोर्स के बराबर आ जाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां पे रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू f, दैट इज k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये आ गया। अब किस डायरेक्शन में लगेगा, तो डायरेक्शन में बताया था थीटा बाई 2 होता है, तो ये जब यहां से आप 60 डिग्री बना लेंगे ये, तो इसी पे आपका ये रिजल्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। इन सारे एग्जांपल से आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहां पे आते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई चीजों को हमें एक्सप्लेन करता है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखिए क्या है, क्योंकि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें एक ऐसा लॉ चाहिए जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को दे। तो इसलिए हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में पढ़ने का एक और कारण है, वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या होता है कि कूलम्स लॉ में जो दो फोर्सेस हैं, जो एक चार्ज दूसरे पे लगा रहा है या दूसरा पहले पे लगा रहा है, वो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस आते हैं। दैट मींस हम कह सकते हैं कि वो सेंट्रल फोर्सेस है। ओके, तो अब देखिए इस कंडीशन में अगर मान लीजिए ये हमारे पास q1 एक चार्ज है और ये एक चार्ज है q2, वेक्टर फॉर्म में हम लेते हैं, ठीक है। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स क्या लगाएगा F21 और ये जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा F12, ठीक है। तो अगर यूनिट वेक्टर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं दैट इज R12 और इधर क्या हो जाएगा R21। तो हम जिस तरह की हमारी फोर्स थी सेम रिलेशन रहेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
और अब हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि हम फोर्स कौन सी ले रहे हैं, F12 या F21। तो हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए F21 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा F12। दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं F12 दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21। अच्छा, अब इन दोनों फोर्सेस से देखिए, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अपोजिट है। सो हम ये कह सकते हैं कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इसमें सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। सो दे आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड दे आर सेंट्रल फोर्सेस। अच्छा, अब इसी को हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए